अखिलेश यादव जो रोज़गार देने की बात करते हैं, वो रोज़गार जितना भी देते हैं उसकी लिस्टें फाइनल होती हैं सैफई से। जिसका कमीशन सैफई पहुंचता है उनके बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। आम आदमी जो ज़रूरतमंद है, गरीब आदमी है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कर्जा लेके किसान आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसके बच्चों को कितनी नौकरियां अखिलेश यादव दिए हैं? अगर दिए हैं तो फिर ये ज़िले में इतनी गरीबी क्यों है? बूथ कैप्चरिंग के लिए सबसे मशहूर था ये क्षेत्र करेल। यहाँ जहाँ पे दिखा कि ये विपक्षी पार्टी का मोहल्ला है, वहाँ पे फायरिंग करा दी, 10 गुंडे ला के खड़े कर दिए, सुबह महिलाओं के साथ छेड़खानी कर दी ताकि वो वोट डालने ही ना निकल पाएँ। और यही फिर माहौल बना दिया कि ये करेल उनका अड्डा है। इस बार चुनाव होगा पक्षपातपूर्ण, एकदम निष्पक्ष तरीके से, और इस बार उन्हें पता लगेगा कि करेल की जनता वास्तव में क्या चाहती है। उन्होंने भरोसा जताया है कि यहाँ करेल हमारा है, उनकी आँखें खुल जाएंगी यहाँ पे इस विधानसभा में लड़ने का। अखिलेश जी की जो ये बयान है वो उनकी एक नीति को स्पष्ट करता है कि उनमें ये क्षमता नहीं है कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ वो कमेंट तक कर पाएँ। एक वर्ग विशेष जो कि उनकी सरकार पे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आतंक किया तो उनके एक मंत्री थे आजम खान जी, जो आज जेल के अंदर हैं। मुस्लिमों का जो आतंक चला आजम खान के फ़ोन से, तो वो यादव भी पीड़ित है। यादव भी चाहता है मथुरा में कृष्ण जी का भव्य मंदिर बने, जिस तरीके से अयोध्या में योगी जी ने बनवाया है। वो हज हाउस तो बनवा सकते हैं नोएडा में, लेकिन मंदिर की बात कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके वर्ग विशेष के नाराज होने का डर रहता है। अखिलेश जी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनका गढ़ अब उनके लिए गड्ढा बन चुका है। इस पे मोहर 10 मार्च को लगा देगी पब्लिक, जब वोट खोलेंगे तब। निश्चित तौर पे वो टोंटी के साथ साथ वहाँ जो काला धन छुपा हुआ था उसको निकाल के लेके गए हैं, जो मीडिया ने दबा दिया उस वक्त। लेकिन अब इस चीज़ को जनता जानती, हाँ, टोंटी पे फोकस करा दिया, और जबकि असलियत में वहाँ काला धन छुपा हुआ था। आपका नाम क्या? रानेश तोमर। तो आप ये बताइए, आप युवा हैं और अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि हम युवाओं की बात करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस सरकार में कोई भी युवाओं के लिए रोज़गार नहीं मिला, और जब हम आएंगे तो आईटी सेक्टर में 22 लाख से ज़्यादा नौकरी देंगे। अखिलेश यादव जो रोज़गार देने की बात करते हैं, वो रोज़गार जितना भी देते हैं उसकी लिस्टें फाइनल होती हैं सैफई से। जिसका कमीशन सैफई पहुंचता है उनके बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। आम आदमी जो ज़रूरतमंद है, गरीब आदमी है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कर्जा लेके किसान आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसके बच्चों को कितनी नौकरियां अखिलेश यादव दिए हैं? अगर दिए हैं तो फिर ये ज़िले में इतनी गरीबी क्यों है? जब ये सरकार में आते हैं तब इन्हें सिर्फ परिवार का विकास दिखता है। अपने परिवार से कौन 18+ का है उसको सांसद कहाँ से बनाना है, कहाँ से विधायक बनाना है, इसकी जो ये चिंता करते हैं। लेकिन गरीब जनता की, आम युवा की ना अखिलेश यादव ने कभी चिंता की, ना मुलायम सिंह यादव ने कभी चिंता की। उन्हें बस अपने समाजवादी जो छुटवैये नेता हैं उनको कहाँ से ठेका दिला के, कहाँ से लूट अपहरण करवा के उनको पैसा कमवाना है ताकि वो उनको पार्टी में फंडिंग कर सकें, और कहाँ से अपने परिवार के लोगों को चुनाव लड़वाना है कि विधायक, सांसद, एमएलसी ये बना सकें। आप चेक करिए उनके परिवार में, जब सरकार में वो हुआ करते थे 25 से 30 पद रहते थे, सांसद, विधायक, एमएलसी। ज़रूरत पड़ी तो पैक्सपेड का निदेशक बना दिया, कहीं सारे जितने भी जहाँ से भी हो सकता था गुंडई से वो उन्होंने बना दिया। अब पिछले 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उसमें लिस्टें कहीं से भी किसी भी पार्टी ने किसी भी जाति विशेष के लिए फाइनल नहीं हुई हैं। निष्पक्षता से, पूरे पारदर्शी तरीके से सबकी नौकरी मिली है। 4 लाख से ऊपर समथिंग नौकरियां योगी सरकार दे चुकी है अब तक। कोई भी ऐसा आरोप अब तक नहीं लगा है कि किसी जाति विशेष को नौकरी दी गई हो या किसी समाज के साथ भेदभाव किया गया हो। अगर यादव भी है, मुस्लिम भी है, काबिल है, अगर वो पढ़ा लिखा है, योग्य है, तो उसे नौकरी मिली है। और इसके लिए योगी जी का सख्त आदेश है सारे अधिकारियों, किसी पर भी कोई भेदभाव, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए, और वही ज़मीन पे दिखाई भी दे रहा है। आप कितना भी सर्वे कर लीजिए, एक भी भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप ना योगी सरकार पे लगा है, ना मोदी सरकार पे लगा है। आप क्या बताएंगे कि कहा जाता है कि जिस देश में युवा की जो सोच होती है वैसा ही देश बनता है, तो आप ये बताइए कि मैनपुरी और करहल सीट से युवा की क्या मांग है? युवा की जो मांग है, आम युवा की जो मांग है, जो देश का विकास चाहता है, जो देश को राष्ट्रवाद के रास्ते पर ले जाना चाहता है, वो हमेशा से यही चाहता है कि ऊपर केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार हमेशा बने, और इसके लिए सारे युवा लामबद्ध हैं। आप क्षेत्र में देखिए, इसी करेल क्षेत्र में ये स्थिति हुआ करती थी आज से 4 साल 5 साल पहले, कि आम युवा घर से बाहर नहीं निकलता था राजनीतिक कमेंट करने के लिए। आज आप यहाँ ये सर्वे कर पा रहे हैं, आप पता करिए अपने लोगों से, यहाँ करेल में सर्वे नहीं कर पाता था कोई भी किसी भी पार्टी के खिलाफ। जो है जैसा है बूथ कैप्चरिंग, अब तो ईवीएम आने से ये काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन बूथ कैप्चरिंग के लिए सबसे मशहूर था ये क्षेत्र करेल। यहाँ जहाँ पे दिखा कि ये विपक्षी पार्टी का मोहल्ला है, वहाँ पे फायरिंग करा दी, 10 गुंडे ला के खड़े कर दिए, सुबह महिलाओं के साथ छेड़खानी कर दी ताकि वो वोट डालने ही ना निकल पाएँ। और यही फिर माहौल बना दिया कि ये करेल उनका अड्डा है। इस बार चुनाव होगा पक्षपातपूर्ण, एकदम निष्पक्ष तरीके से,
और इस बार उन्हें पता लगेगा कि करेल की जनता वास्तव में क्या चाहती है। यहाँ गिरोर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ चेयरमैनी का चुनाव हुआ, जनता ने एक तरफा भाजपा प्रत्याशी को जिताया। करहल जो उनका क्षेत्र है, वहाँ से भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का अभी चेयरमैन है। हमने 3 जिला पंचायत सदस्य जितवाए इस विधानसभा से, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े और जीते। आज वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हमारे इसी करहल विधानसभा क्षेत्र के निवासी गोविंद भदौरिया, जिनकी पत्नी अर्चना भदौरिया जी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। तो इस विधानसभा में अखिलेश जी का क्या होने वाला है, ये आप आकलन कर लीजिए। और चुनाव में 10 मार्च को जो आंखें उनकी खुलेंगी, तो उनका जो उन्होंने भरोसा जताया है कि यहाँ करहल हमारा है, उनकी आंखें खुल जाएंगी यहाँ पे इस विधानसभा में लड़ने का। अखिलेश यादव जी ने एक इंटरव्यू दिया था एक अखबार को, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हम असली दुश्मन नहीं मानते, हम असली दुश्मन चीन को मानते हैं। तो आपने इतिहास तो पढ़ा होगा, क्योंकि युवा हैं, आपने इतिहास पढ़ा है, क्योंकि पहले उनका बयान आया था जिन्ना को लेकर, समर्थन को लेकर कि हम उनको वो नहीं मानते हैं, और अब उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है। क्या सोचता है एक युवा? युवा तो ये सोचता है कि दुश्मन कौन है क्या है वो तो परिस्थितियां निर्भर करती हैं। अगर चीन भी भारत के खिलाफ कुछ भी ऐसी हरकत करेगा तो वो भी दुश्मन रहेगा, और पाकिस्तान करेगा तो वो भी दुश्मन है। लेकिन अखिलेश जी की जो ये बयान है वो उनकी एक नीति को स्पष्ट करता है कि उनमें ये क्षमता नहीं है कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ वो कमेंट तक कर पाएँ। एक वर्ग विशेष जो कि उनकी सरकार पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आतंक किया तो उनके एक मंत्री थे आजम खान जी, जो आज जेल के अंदर हैं। उनका इतना आतंक था पूरे प्रदेश में, अगर ये समझ लीजिए जो यादव भी हमारे करैल में कम से कम 80,000 से ऊपर यादव वोट भाजपा को करेगा। और वो इसलिए करेगा क्योंकि वो मुसलमानों से पीड़ित था। मुस्लिमों का जो आतंक चला आजम खान के फ़ोन से, तो वो यादव भी पीड़ित है। यादव भी चाहता है मथुरा में कृष्ण जी का भव्य मंदिर बने, जिस तरीके से अयोध्या में योगी जी ने बनवाया है। लेकिन चूँकि अखिलेश जी उस पर एक कमेंट नहीं कर सकते, तो यादव भी चाहता है, हिंदुत्व के नाते से वो चाहता है कि अखिलेश जी सिर्फ एक वर्ग विशेष के पक्ष में सोचते हैं। वो हज हाउस तो बनवा सकते हैं नोएडा में, लेकिन मंदिर की बात कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके वर्ग विशेष के नाराज़ होने का डर रहता है। तो इसीलिए सब आदमी पढ़ा लिखा है, सब समझदार है और वो सब जानते हैं। और आगामी चुनाव में आप देखिएगा 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो अखिलेश जी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनका गढ़ अब उनके लिए गड्ढा बन चुका है। इस पर मोहर 10 मार्च को लगा देगी पब्लिक, जब वोट खोलेंगे तब। भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव जी ने अभी एक उसमें कहा था, जन रैली में कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे सपने में आजकल श्री कृष्ण भगवान जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। उनके सपने में श्री कृष्ण जी तो आते हैं, नहीं आते हैं ये तो अलग बात है। उनके सपने में जिन्ना आते हैं। वो जिन्ना पे तो कमेंट कर देते हैं कि जिन्ना वो थे, राष्ट्रभक्त थे या जो भी रहा था। कृष्ण जी आते हैं तो चलिए शुरुआत करिए वहाँ से, जन्मभूमि से शुरुआत करिए और ये कहिए कि सरकार आएगी तो भव्य मंदिर यहाँ जन्मभूमि बनवाएंगे। जो मस्जिद वहाँ पे कब्जा करके बनाई गई है उसको तोड़वाने के लिए प्रयास करिए। आइए, आगे आइए, हम तो चुनौती देते हैं। अगर आप वो ऐसा करते हैं तो मैं तहे दिल से उनका स्वागत करूँगा इस चीज़ से। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जितना 2-4 सीटें वो जीत जाते हैं उन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, वहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे। हिंदुओं ने तो उनको नकार दिया पूरी तरीके से। और जो 2-4 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में 1 सीट है उनकी, वहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने विकास किया नहीं, परिवार का विकास किया। अब परिवार के लोगों को ही जनता ने इस बार लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हराने का काम किया। उनके भाई छोटे फिरोजाबाद से हारे, एक भाई बदायूं से हारे, खुद भी ले दे के बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। डिम्पल यादव उनकी स्वयं की पत्नी हार गई। पूरा प्रशासन लग गया जिताने में, उनका पूरा पैसा लगाया था तब जिता पाया था पिछली बार। लेकिन इस बार जब निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ, डिम्पल जी, अक्षय यादव जी, धर्मेंद्र जी सारे बुरी तरीके से हार गए। मुलायम सिंह जो यहाँ मैनपुरी से 3 लाख प्लस से जीतते थे, उनको 90,000 पे ला के समेट दिया। और अगले चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा लोकसभा पे, और यहाँ की 4 विधानसभा पे कमल खिलना तय है। 10 मार्च को इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि मतलब जब से योगी सरकार आई है यहाँ पे सौतेला व्यवहार हुआ है और यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं थी हमारी सरकार में वो सारी बंद कर दी गई हैं। ये तो अब उन्होंने एक बार तो वो ये भी कहते हैं कि हमने मैनपुरी में बहुत विकास करा दिया। उन्होंने विकास जनता का नहीं कराया, उन्होंने विकास कराया अपने ठेकेदारों का, जो उनकी पार्टी को फंडिंग करते थे, जो उनको गाड़ियाँ और गुंडे हर तरीके की सप्लाई करते थे, उनका विकास जरूर कराया उन्होंने। अपने गांव का कराया। यहाँ पे जितना भी विकास हुआ है योगी सरकार में, आप यहाँ गिरोर में घूम रहे हैं, यहाँ सड़कें देखिए, यहाँ नया बाईपास बना है और ये बाकी सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत विकास हो रहा है और अभी भी लगातार जारी है। अभी तक क्या था कि जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे पास भाजपा का नहीं था, अब इस बार आया है। 9 करोड़ से ऊपर, अभी थोड़े से इस वक्त में 9 करोड़ से ऊपर की सड़कें इस विधानसभा में लगाने का काम किया है। 14 करोड़ का आगामी बजट और है। अब सोचिए, जनता का ये हित है। सड़क जनता क्या चाहती है? सड़क। और प्रधानमंत्री की जो अमृत योजना के तहत वो टंकियों का काम जो चल रहा है उससे जनता बेहद खुश है। अब घर घर नल पहुंचेगा,
इससे जनता बहुत खुश है और जनता इसका जवाब उन्हें 20 तारीख को जो मतदान होगा उसमें देगी और 10 मार्च को कमल खिलेगा, ये तय है बिल्कुल एकदम। जैसे ही आपने नल की बात की तो एक मेरी याददाश्त में आया कि जब वो घर आवास छोड़ रहे थे तो वहाँ से नल ले गए थे, टोंटी। तो आप क्या कहेंगे? वो टोंटी का तो सीन आपको पता है, अभी कन्नौज में उनके एक एमएलसी के मित्र थे, उनके यहाँ छापेमारियाँ हुई, वहाँ दीवारें तोड़ी गईं, बाथरूम तोड़ा गया, वहाँ से पैसे निकले। जब दीवारों में पैसा छुपाया जाता है और सेम कंडीशन अखिलेश जी ने अपने मकान के साथ किया, तो निश्चित तौर पे वो टोंटी के साथ साथ वहाँ जो काला धन छुपा हुआ था उसको निकाल के लेके गए हैं, जो मीडिया ने दबा दिया उस वक्त। लेकिन अब इस चीज़ को जनता जानती, हाँ, टोंटी पे फोकस करा दिया, और जबकि असलियत में वहाँ काला धन छुपा हुआ था, उनकी अवैध कमाई, वो निकाल के ले गए। दीवारें पूरी तोड़ना, स्विमिंग पूल तोड़ देना, टाइल्स उखाड़ ले जाना, टाइल्स के नीचे क्या छुपा था इसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी क्या चीज़ें टाइल के अंदर छुपाई गई थी अखिलेश यादव द्वारा, जो मकान शिफ्ट करते हुए टाइल उखाड़ी गई, दीवारें तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई? तो आपको आखिर में क्या लगता है कि करहल से कौन जीतने वाला? करहल से हम अभी कमल के फूल को प्रत्याशी मान के तन मन धन से लगे हुए हैं। यहाँ से आम आदमी, गरीब जनता बुरी तरीके से भाजपा के पक्ष में माहौल बना रही है, और अखिलेश जी को इस बार उनकी वास्तविक स्थिति हम लोग दिखाएंगे कि वो जो करहल पूरा प्रदेश छोड़ के करहल आए हैं, यहाँ करहल के लिए जब वो सीएम रहते तब भी उनके पास वक्त नहीं होता था, और अब तो उनके पिताजी भी सांसद हैं, लेकिन शायद ही 1-2 बार कभी आए होंगे, वरना नहीं आते हैं वो, क्योंकि वो सोचते हैं ये पिछलग्गू हैं, जो कहेंगे सो हो जाएगा। इस बार जनता इसी चीज़ को नकारेगी, मठाधीशों को मठाधीशता ख़त्म कर देगी बिल्कुल, और वोट कमल के फूल में देकर यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, और योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। यहाँ 4 की 4 सीटें भाजपा जीतेगी, ये तय है, आप लिख लीजिए।